नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का डीआर ब्रदर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूं पर्यावरण अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। साथियों, जो प्रैक्टिस सेट है पूरे पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। अगर साथियों आपने अभी तक हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट है। शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो से संबंधित सूचना आप सभी को प्राप्त हो सके। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है। साथियों, संयुक्त परिवार की व्यवस्था है उसके लिए सही कथन कौन सा नहीं है। परिवार में संयुक्त रसोई होती है, उपभोग पर सभी का स्वामित्व नहीं होता है, देवी देवताओं की उपासना का एक सामान्य स्थान होता है, उत्पादन साधनों पर परिवार का सामूहिक स्वामित्व होता है। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उपभोग पर सभी का स्वामित्व नहीं होता है। साथियों, जो संयुक्त परिवार होता है उसमें जो भी वस्तुएं होती है अधिकार सभी का उस पर अधिकार होता है, सभी का स्वामित्व होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, टेरी वूल के वस्त्रों को धोने की सर्वोपयुक्त विधि है। जो टेरी वूल के जो वस्त्र होते हैं उनको धोने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। हाथ से साबुन से धोना, वॉशिंग मशीन से वॉशिंग पाउडर से धोना, ड्राई क्लीनिंग कराना, उप सभी। साथ ही टेरी वूल के जो वस्त्र होते हैं उनको ड्राई क्लीनिंग के माध्यम से धोना सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है साथियों, जिससे उसमें सलवटें ना पड़े। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पाबूजी के पवाड़ों के गायन में प्रयुक्त लोकवाद्य है। साथियों, जो पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं, पाबूजी की प्रसिद्ध गाता है, उनको किसके माध्यम से गाया जाता है, कौन सा लोकवाद्य है। रावण हत्ता, माठ, खंजरी, भपंग। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माठ वाद्य यंत्रों की सहायता से पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य किसने कहा है। साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग इसको विश्व का 8वां आश्चर्य किसने कहा था। रुडयार्ड किपलिंग, कर्नल जेम्स टोड, जैकलिन कैनेडी, अमीर खुसरो। साथियों, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ये कहाँ है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो जोधपुर जिले में स्थित है और इस दुर्ग को मयूरगढ़ नामों से जाना जाता है, क्योंकि इसकी मोर जैसी आकृति है और मोर जैसी आकृति होने के कारण इसको मयूरगढ़ के नाम से जाना जाता है। और साथियों, ये चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। आप सभी साथी जान रहे हैं, जोधपुर में चिड़िया टूंक पहाड़ी है, वहाँ पर स्थित है और इसको विश्व का 8वां जो आश्चर्य कहा था वो जैकलिन कैनेडी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से, विषाणु से। साथियों, एड्स जो होता है वो विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आप सभी साथी जानते होंगे एड्स के बारे में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिएगा। एड्स का पूरा नाम सबसे पहले आपको ये याद करना है, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाता है और अब से पहले पूछा भी जा चुका है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और एड्स जो रोग होता है वो HIV नाम के वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है साथियों? HIV वायरस के कारण होता है। और एड्स जो दिवस है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका जो प्रतीक है, इसका प्रतीक क्या है? लाल फीता इसका प्रतीक है साथियों। और इसको जो एड्स का जो नाम था वो मोंटेगनियर व रॉबर्ट सी मेलो नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। आप सभी साथी इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कुओं व नलकूपों की से सिंचाई सर्वाधिक किस जिले में की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 अलवर, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 अजमेर। साथियों, कुओं व नलकूपों से जो सिंचाई है सर्वाधिक जयपुर जिले में की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी शैली कबूतरों के अंकन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है? कोटा शैली, अलवर शैली, बूंदी शैली, मारवाड़ शैली। साथियों, कबूतरों के अंकन के लिए बूंदी शैली विशेष रूप से जानी जाती है।
ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक हुआ है। साथियों जो औद्योगिकरण बढ़ रहा है हमारे, तो उससे क्या हुआ है? वनों का विनाश, जल संकट, भूमि क्षरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों हमारा औद्योगिकरण बढ़ने से वनों का विनाश हुआ है, क्योंकि वनों को काट कर वहां पर फैक्ट्रियां खोली जा रही है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करती है? क्षेत्र की नगर पालिका समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा, पंचायत समिति। आप सभी साथी जानते हैं पंचायत राज के 3 स्तर बताए गए हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा के अंतर्गत कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? 201 सदस्य, 409 सदस्य, 250 सदस्य, इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों को बता दूं, अनुच्छेद जो आर्टिकल है हमारा 80, उसके तहत राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है, और वर्तमान में हमारे जो प्रभावी सदस्य है वो 245 है। आप सभी साथी इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? साथियों जो आर्द्र भूमि है हमारी वो किस कारण से उपयोगी है? तो बताइए, पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गाढ़ीकरण कम करने हेतु, उपयुक्त सभी हेतु। साथियों जो हमारी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स, वो इन सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, मगरियो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मिट्टी का एक बर्तन, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण, हाथों में पहने जाने वाला एक आभूषण। साथियों यहाँ पर आभूषण है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। गांव या कस्बे का मेला। साथियों मगरियो जो होता है वो एक प्रकार के गांव या कस्बे के मेले को मगरियो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। साथियों अगर संसद के दोनों सदन हैं उसमें संयुक्त बैठक को कोई विधेयक भेजा गया है तो वो पारित होने के लिए आपको बता दूं साधारण बहुमत होता है। लेकिन साधारण बहुमत क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत हेतु। आप सभी साथी जितने भी सदन में सदस्य हैं उनमें से जो उपस्थित सदस्य, जिस समय विधेयक पारित किया जा रहा है उस समय संसद में कितने सदस्य उपस्थित हैं और उनमें से कितनों ने वोट किया है। जितने सदस्य वोट करेंगे उनका 50% प्लस 1 वोट होना क्या होता है? साधारण बहुमत होता है। जैसे मान लो 120 सदस्य है किसी सदन में और वहां पर आपको कोई विधेयक पारित करवाना है दोनों सदनों के, तो वहां पर मान लो 100 व्यक्ति वोट करते हैं तो आपको 50 + 1 वोट लाना होगा, तब जाके आपका साधारण बहुमत से पारित होगा विधेयक। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेवाड़ एक प्रकार का काष्ठ मंदिर है, इसका दूसरा नाम है। साथियों ऑप्शन नंबर 1 मिनी वंडर, ऑप्शन नंबर 2 टेम्पल ऑफ कास्ट। यहाँ तक ही पढ़िएगा साथियों। ये जो मिनिएचर है वो नीचे वाले ऑप्शन में है, मिनिएचर वुडन टेम्पल। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप सभी साथ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जब आपको PDF उपलब्ध करवाई जाएगी तब इसको सही कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। साथियों बेवाड़ क्या होता है? जब आप सभी ने देखा होगा जो गणेश जी को विसर्जित करने के लिए जो लकड़ी का वो बना के लेके जाते हैं उस मूर्ति में, तो वो मंदिर जो होता है छोटा सा लकड़ी का, उसे बेवाड़ कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है मिनिएचर वुडन टेम्पल है, प्रतिरूप लकड़ी का टेम्पल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिनिएचर वुडन टेम्पल कहते हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, घणु बड़ भर्या घूंडो पड़े। घणु बड़ भर्या घूंडो पड़े का अर्थ है थोड़ी थोड़ी देर में विचार का बदल जाना, जी हजूरी करना, हिम्मती व्यक्ति को प्रत्येक कार्य सरल मालूम होता है, अधिक खींचतान से वैमनस्य बढ़ता है। साथियों घणु बड़ भर्या घूंडो पड़े इसका अर्थ है अधिक खींचतान से वैमनस्य बढ़ता है। अधिक खींचतान अगर आप करते हैं तो आपका वैरभाव बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, खसरा रोग में सर्वाधिक प्रभावित अंग है। ऑप्शन नंबर 1 तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर 2 फेफड़े, ऑप्शन नंबर यकृत, ऑप्शन नंबर 4 संपूर्ण शरीर। साथियों जो खसरा रोग होता है उससे सर्वाधिक प्रभावित जो अंग है वो संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। साथियों आप सभी साथी इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मुख्य जल प्रदूषक है। साथियों मुख्य रूप से जल को प्रदूषण करने वाला कारक है वो कौन सा है? अपमार्जक, पीड़कनाशी, औद्योगिक अपशिष्ट,
अमोनिया। साथियों औद्योगिक जो अपशिष्ट है वो मुख्य रूप से जल प्रदूषक है। आप सभी साथी ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से जल प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं? विनाइट्रीकरण जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, नाइट्रीकारी जीवाणु। साथियों जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में बदलते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहते हैं, और इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जैसे राइजोबियम के द्वारा क्या किया जाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। आप सभी साथी इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फार्मलिन का उपयोग किया जाता है जंतुओं के भोजन में, जीवित जंतुओं के परिरक्षण में, मृत जीवों के परिरक्षण में, जंतुओं को बेहोश करने में। साथियों फार्मलिन का जो उपयोग किया जाता है वो मृत जीवों के परिरक्षण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, सौरमंडल को सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। साथियों जो सौरमंडल है हमारा उसका सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, पृथ्वी, शनि। तो साथियों सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो है शनि। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है। साथियों जो प्रदर्शन विधि है उसकी क्या कमी है? छात्र स्वयं करके नहीं सीखते, छात्र मानसिक तनाव का सामना करते हैं, छात्र उत्सुकता खो देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। आप सभी साथी जानते हैं शिक्षण की जो प्रदर्शन विधि है उसमें छात्र उत्सुकता नहीं खोते, उत्सुक होते हैं, मानसिक तनाव का सामना करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। साथियों छात्र स्वयं करके नहीं सीखते हैं क्योंकि शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, तो छात्र स्वयं नहीं करके सीखते हैं। ठीक है साथियों, शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसकी कमी है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा किसी समस्या के सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर संकेत करता है? कोई समस्या है उसको संभावित समाधान की ओर किस प्रकार से पहुंचा जा सकता है? निर्णय लेने का कौशल, विवेचनात्मक चिंतन कौशल, मूल्यांकन कौशल, शिक्षण कौशल। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है विवेचनात्मक चिंतन कौशल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, उपचारात्मक शिक्षण में अनुक्रम है। साथियों जो उपचारात्मक शिक्षण है उसमें क्या अनुक्रम है? टेस्ट, टीच, रिटेस्ट, टेस्ट, रिटेस्ट, टीच, टीच, रिटेस्ट, टेस्ट। इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथी जानते हैं उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है और क्यों किया जाता है? निदानात्मक शिक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। निदानात्मक शिक्षण में हम छात्र की कमजोरियों का पता लगाते हैं और उस कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो आप सभी साथी जानते हैं सबसे पहले उपचारात्मक शिक्षण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेस्ट लेना पड़ेगा। टेस्ट लेके बच्चों को क्या कमी रहेगी उसका पता लगेगा, उसके बाद हम टीच करेंगे, उस कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे, वापस से रिटेस्ट लेंगे कि बच्चों ने कहाँ तक सुधार किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, टेस्ट, टीच और रिटेस्ट। अगला प्रश्न है साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की प्रमुख समस्या है। साथियों उच्च प्राथमिक जो स्तर है उस पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण क्या समस्या है? प्रयोगशाला का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अभाव, नवीन तकनीक एवं नवाचारों का न पहुंचना, उपयुक्त सभी। तो आप सभी साथी जानते हैं ये सभी समस्याएं ही हैं, क्योंकि प्रयोगशाला का अभाव रहेगा तो बालक प्रयोग नहीं कर पाएगा, वैज्ञानिक उपकरण नहीं है, कोई नवीन तकनीक है नवाचारों के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो शिक्षण बोरिंग हो जाता है, नीरस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। साथियों पाठ्य पुस्तक में आप सभी साथी जानते हैं आपको प्रश्न दिए जाते हैं, वो क्यों दिए जाते हैं? गृह कार्य के हेतु, पुनरावृत्ति हेतु, सुदृढ़ीकरण हेतु, उक्त सभी हेतु। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। इन सभी के लिए प्रश्न दिए हुए होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग शिक्षण को बनाता है प्रभावी, रोचक एवं भी दोनों, श्रम साध्य। साथियों यदि हम शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो प्रभावी होता है शिक्षण और रोचक भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। हरियाणा में, कर्नाटक में, पंजाब में, तमिलनाडु में। साथियों मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम हरियाणा में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, डेब्यूगिंग का अर्थ क्या है? प्रोग्राम को चलाना, प्रोग्राम की प्रोसेसिंग करना, प्रोग्राम की गलतियों को चुनकर शुद्ध करना, उपरोक्त सभी। साथियों डेब्यूगिंग का जो अर्थ है वो होता है
प्रोग्राम की गलतियों को चुनकर शुद्ध करना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा प्रश्न पत्र निर्माण का सिद्धांत है? अभिकल्प, डिजाइन बनाना, आधार पत्रक, ब्लूप्रिंट बनाना, परख निर्माण करना, उपरोक्त सभी। आप सभी साथी जानते हैं किसी भी प्रश्न पत्र का जब निर्माण किया जाता है तो उसका डिजाइन बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसका परख किया जाता है कि कहाँ तक इस प्रश्न में सब चीज़ों का समावेश किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की परिमाणात्मक विधि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 मौखिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर 2 लिखित परीक्षा, ऑप्शन नंबर 3 वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन नंबर 4 जांच सूची। आप सभी साथी जानते हैं मूल्यांकन की 2 विधि हैं, एक परिमाणात्मक और एक गुणात्मक। तो साथियों मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं ये परिमाणात्मक विधि है। कौन सी है? परिमाणात्मक है। और जांच सूची जो है वो गुणात्मक परीक्षण है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों को हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार अपने सभी साथी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा संख्या में साथी हमारे साथ जुड़कर इन सीरीज का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद साथियों। आप सभी साथी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने अंक कितने आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद साथियों। मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।